बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में डब्बे खाते हैं प्रोटीन्स के। तो मैं अपने घुटने को क्या करके मेंटेन कर लूँ कि जिससे वो सर्जरी तक ना जाए या वो कट की आवाज़ तक ना जाए। शुगर से घटिया कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए और सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव शुगर। आज का 50 का आदमी हमारे दादाजी के ज़माने के 50 से कहीं ज़्यादा जागरूक है, एक्टिव है और डिमांडिंग है। जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम हाथ पैर को टेढ़ा होने से बचा रहे हैं। जोड़ने का काम कुदरत और शरीर ने खुद करना है। ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने लोग हैं तो उनको होता है कि हम मसल्स बड़ी बड़ी बनाएं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो। 20 to 40 की एज में जितना कैल्शियम हर रोज जमा हो रहा है उतना ही कैल्शियम निकल रहा है। हाई प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से किडनीज क्लॉग हो जाती हैं। डब्बे बंद चीजों में, शुगरी प्रोडक्ट्स में, फिजी ड्रिंक्स में जो हम उलझ चुके हैं। पेन प्रभु की वाणी है। दर्द जब आपको होता है तो शरीर आपसे बोल रहा है कि मुझसे काम नहीं हो रहा है। बहुत सी बार पेशेंट स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे होते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो हाइड्रेशन भूल जाते हैं। हम इतना बिजी होते हैं कि हम खाते तो बीच में रहते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। जिम भी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की तरह है आपकी बॉडी में। तो आप इसमें आज पैसा डाल के कल आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। जो हम पेन किलर्स खाते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। एक अच्छा डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, ये वो है जो नेचर की हेल्प कर रहा है। मन की संतुष्टि भी जरूरी है और तन की संतुष्टि भी बहुत जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साइमन थॉमस। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने लगभग 20,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरीज करी हैं। ये डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की। जानेंगे इनसे कि किस प्रकार अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बढ़ते चले जा रहे हैं, गाउट के बढ़ते चले जा रहे हैं, इन समस्याओं से आप कैसे निजात पा सकते हैं कि आप बीमार ही ना पड़े। जैसे आयुर्वेद बताता है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार, यानी कि पहला प्रयोजन ये कि आप बीमार ही ना हो। तो आज जानेंगे कि आपके जॉइंट्स कैसे बीमार नहीं पड़ सकते। डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये जो आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे घर में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रही है। पहले ये चीज़ें सुनने में नहीं आती थी, तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि इतने नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार बोलता हूँ और थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया जी। उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए थैंकफुल रहूँगा। जो आपने आयुर्वेद की बात करी, होम्योपैथी, एलोपैथी, वो भी इसी चीज़ को फॉलो करता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। सो इसमें मुझे लगता है कि आप कोई भी पैथी फॉलो करें, प्रिवेंशन से बड़ा क्योर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब सबका विचार ये है कि नी रिप्लेसमेंट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के नंबर्स बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भी उतनी थी जितनी अभी है। लेकिन तब से अब में एक ही चीज़ का फ़र्क आया। सबसे बड़ा फ़र्क जो आया वो ये आया कि हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैन यू इमेजिन, जो हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम इट वाज अराउंड 47-48 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि कोई पैदा होता है तो 48 की उम्र तक उसके परलोक सिधार जाने की जो संभावना था कहीं ज़्यादा थी। नाउ आवर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 70+, ऑलमोस्ट डबल। सो इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा जी रहे हैं और नॉट जस्ट जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो नी की लोग पहले इग्नोर करते थे कि यार अब तो थोड़ा बुढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया 50 से ऊपर, अब ऐसा नहीं है। आज का 45 का आदमी, आज का 50 का आदमी हमारे दादाजी के ज़माने के 50 से कहीं ज़्यादा जागरूक है, एक्टिव है और डिमांडिंग है। वो चाहता है दुनिया घूमना, वो चाहता है कि घुटने से मैं ऐसे घूमूं फिरूं, एक्सरसाइज करूं, फुटबॉल खेलूं, बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ खेलूं। सो हम डिमांडिंग हो गए हैं। सो इन सब डिमांड में प्रॉब्लम्स भी हमारी बढ़ गई हैं। पहले साइंस के पास इसका आंसर नहीं था, अब साइंस के पास इसका आंसर है। तो वो सर्जरी है, लेकिन सर्जरी
आज भी 100 में सिर्फ 10 लोगों को जरूरत है, बाकी 90% लोग एक्चुअली इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जी। तो अगर आपके घुटने में या जोड़ों में कोई किसी प्रकार का दर्द है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। इनफैक्ट सही बोलूं तो बहुत सारे लोग मुझ जैसे डॉक्टर से मिलने से कतराते हैं। बहुत सारे नंबर होते हैं कि डॉक्टर्स में नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, सर्जरी बोल दी जाएगी हमें। एब्सोल्युटली। तो आप लोग जो मेरे क्लिनिक में आए वो देखेंगे कि कितना भीड़ रहती है। अगर मैं दिन में 100 पेशेंट देखता हूं तो मेरी सर्जरी मुश्किल से 5 से 10 निकलती है। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु अंडरगो सर्जरी इज लेस। कम पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, जो बाकी पेशेंट्स होते हैं से अराउंड सीवियर केसेस 10 हैं जिनको एक्चुअल सर्जरी की जरूरत है, बाकी जो 90% केसेस हैं उनको विदाउट सर्जरी वो क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे उनके नी जॉइंट्स हेल्दी रहे हैं? बाकी जो जॉइंट्स हैं, जैसे हिप जॉइंट की सर्जरी यूएस में ज़्यादा होती है, इंडिया में नी जॉइंट की सर्जरी ज़्यादा होती है, तो वो कैसे इन चीज़ों को, अपनी जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं? किस तरीके से क्या वो मेजर्स लें घर पे कि क्या किसी तरीके कुछ एक्सरसाइजेस करें या कुछ डाइट में प्रिवेंशन करें? सबसे पहले तो बोन हेल्थ इन जनरल हम लोगों का एक वीक सब्जेक्ट है। लोग बोन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि लेडीज को ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसका कारण भी यही है कि लेडीज का हार्मोन चेंज जो है फ्रॉम द टाइम दैट उनको प्यूबर्टी अटेन होती है, जब एक्चुअली हार्मोन्स डेवलप होते हैं, फिर वो मिड लाइफ में आते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्चुअली हार्मोन चेंज बहुत ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है उससे लेडीज में एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मैं बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। हड्डियों में जो कैल्शियम होता है उसका एक अमाउंट होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो एक्चुअली हर रोज हड्डी में थोड़ा कैल्शियम आ रहा है और हर रोज कैल्शियम का अमाउंट कुछ निकल रहा है। एक्चुअली अगर बोन को देखें, बोन एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बोन एक लिविंग थिंग है। उसके अंदर हर रोज कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है। हमारे बचपन में हर रोज कैल्शियम ज्यादा जमा होता है और कम कैल्शियम निकलता है। उससे क्या होता है, हमारा हाइट, वेट और बोन स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है। जब हम 18, 19, 20 के हो जाते हैं तो एक्चुअली जितना कैल्शियम बॉडी में जमा होना होता है या इनफैक्ट बोन में जमा होना होता है वो जम चुका होता है। उसके बाद कुछ वेयर एंड टेयर होता है तो कैल्शियम कुछ निकल जाता है। आपकी बिल्डिंग में भी यही होता है। आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हो, उसमें कोई क्रैक आता है, क्या करते हो आप? उसके ऊपर थोड़ी पुताई करते हो, थोड़ा सीमेंटिंग करते हो। बॉडी भी ये सब करती रहती है। तो 20 to 40 की एज में जितना कैल्शियम हर रोज जमा हो रहा है उतना ही कैल्शियम निकल रहा है, इसलिए हमारा साइज, बोन वेट मेंटेन रहता है जी। जैसे जैसे लेडीज में मेनोपॉज आता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और बॉडी में कैल्शियम लीचिंग आउट का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। उसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ा झुक जाते हैं और उनका वेट भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। सो जिस आदमी या जिस लेडी ने इस बात को समझ लिया कि बोन लिविंग थिंग है, वो सबसे पहले एक्चुअली इन सब प्रॉब्लम से निजात पा सकता है। सबसे पहला काम, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें, बहुत सारी खाद्य पदार्थ में मिलता है। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप ये एनलाइटन करें कि हमें क्या चीज़ों में कैल्शियम मिलता है, क्या चीज़ों में हमें प्रोटीन मिलता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ मैं सभी दर्शकों को हमेशा बताता हूँ कि खाने पीने में हमेशा ना हम चारों तरफ जो है डब्बेबंद चीज़ों में, शुगरी प्रोडक्ट्स में, फिजी ड्रिंक्स में जो हम उलझ चुके, इन सभी चीज़ों से हमें जो है बाहर आने की ज़रूरत है। हमें वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जिसमें प्रिजर्वेटिव के नाम पे हमें शुगर मिल रही है। शुगर से घटिया कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए और सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज, कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव शुगर। और हमारे मिठाइयों में, चाय में, या हम जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन सभी चीज़ों में शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। इसके दूरगामी कुप्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ साथ जितने भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है। प्रोसेस चीज़ें कैसे हो गई, जिससे डब्बेबंद चीज़ें जो आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो इन शॉर्ट एक सूत्र मैं हमेशा सभी को बताता हूँ कि हमें वो चीज़ें प्रयोग करनी है जो भगवान ने बनाई, और वो चीज़ें जो बनाई हैं इंसान ने, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। जितना हम ऑर्गेनिक होते चले जाएंगे उतना हमारी बॉडी में उन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। जितना हम मशीन मेड चीज़ों से दूर रहेंगे उतना हमारी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहेगी।
1947 में डॉक्टर साहब ने बताया कि एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी कम थी और अभी ज़्यादा है, लेकिन उससे कुछ 100 साल पहले शायद एवरेज एक्सपेक्टेंसी उससे ज़्यादा हुआ करती थी, ऐसा कुछ रिसर्चेज में है। तो डॉक्टर साहब उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मैक्सिमम अभी है, क्योंकि एक्चुअली पहले एंटीबायोटिक्स जो हमारे आए वो 19वीं सदी में ही आए। उससे पहले हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे। काफ़ी लोग तो निमोनिया और इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों से ही परलोक सिधार जाते थे। नाउ साइंस हैज़ ग्रोन प्रिवेंट, और इनफैक्ट जो पिछले 100 साल में साइंस ने जो तरक्की करी है वो सबसे बड़ी तरक्की ट्रीटमेंट की करी है। यानी कि दवाइयों से एक्चुअली चीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है। शुगर कम करी जा सकती है, ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो शुरुआत हुई या जो रेवोल्यूशन आया वो बेसिकली रिप्लेसमेंट्स का हुआ। चीज़ों को ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। चीज़ों को बना के किसी और पेशेंट से या पर्सन से निकाल के लगाया जा सकता है, या ऑर्थोपेडिक्स में ऐसे होता है चीज़ों को मेटल से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अगले 50 साल रीजनरेशन पे बात होगी, प्रिवेंशन पे बात होगी, बिल्कुल, कि कैसे हम जीन्स को, यस एब्सोल्युटली वेलनेस, एंड दिस इज वेयर मोडालिटीज लाइक आयुर्वेद आर एक्चुअली कमिंग बैक टू वोग जी, जो एक्चुअली प्रिवेंशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब की बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब आजकल हमारे कंट्री में भी आयुर्वेद का बहुत प्रचलन है और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। जैसे आपने बताया कि 100 में से 10 पेशेंट तो सर्जिकल उनको एक्चुअल में ज़रूरत है, बाकी 90% जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब उनको आयुर्वेद के जरिए मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छा रिलीफ भी मिल रहा है। जैसे हम जानू बस्ती करते हैं, वेरेन हम घुटने के आसपास एक आटे का लेप लगा के मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे पेशेंट्स को रिलीफ मिलते हैं। पंचकर्म जिसके कहते हैं हम, साथ ही जानू पिच्चू करते हैं, जानू लेप करते हैं, जानू बेसिकली नी जॉइंट को हम कह रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस से पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिलीफ मिले। इनफैक्ट मैं कल एक पेशेंट से मिला, उनकी कोई स्पोर्ट्स इंजरी थी, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण वो 7 साल से घुटने नहीं मोड़ पाए। वो हमारे हॉस्पिटल में 8 दिन रहे और 8 दिन के बाद वो 7 साल के बाद अब जो है वो घुटने मोड़ पाए। उनको सर्जरी से वही एक है कि वो नहीं कराना चाहते थे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, लेकिन इस तरह की चीज़ों से भी काफ़ी रिलीफ डॉक्टर साहब मिल रहा है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि जो 10% पे आपने कहा कि सर्जरी की एक्चुअल जरूरत है, 90% में जैसे आपने बताया आयुर्वेद मोडालिटीज़ हैं, बाकी इसके अलावा और आपके कुछ सजेशन रहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा शरीर ना एक सेल्फ डायग्नोसिंग और सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। जैसे शरीर में प्रॉब्लम आती है, शरीर जुट जाता है उसको ठीक करने में। एक अच्छा डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, ये वो है जो नेचर की हेल्प कर रहा है। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है नेचर की हेल्प करना, और उसमें एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो चीज़ें पेन मैं हमेशा बोलता हूँ, पेन प्रभु की वाणी है। दर्द जब आपको होता है तो शरीर आपसे बोल रहा है कि मुझसे काम नहीं हो रहा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। जो चीज में दर्द हो रहा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, जिस पोस्चर में प्रॉब्लम हो रहा है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ स्पेशलाइज तरह की एक्सरसाइज, ये मैं कई बार गांव के पेशेंट से मिलता हूं जिनको कोई फिजियोथेरेपी का क्या कहते हैं वो नहीं है, आइडिया नहीं है, किसी थेरेपिस्ट नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कॉमन सेंस से रियलाइज किया, डॉक्टर साहब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं ये चीज छोड़ देती हूँ मुझे आराम आता है। प्रैक्टिकल ज्यादा होते, शरीर बता रहा है तो अपने शरीर की बात सुने जी, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जी। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत सारे केसेस आजकल बढ़ रहे हैं या ज्यादा डायग्नोसिस हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स जो आप बताना चाहें जो पेन वो रिड्यूस कर पाएं पेशेंट्स? अगेन, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स पेशेंट्स जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लेके आते हैं वो एक्चुअली बहुत एल्डरली पेशेंट्स नहीं है, यंगर पेशेंट्स हैं। इनफैक्ट हम अभी टीम में बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम की, जो एक बहुत बड़ा एक बून भी है, एक ब्लेसिंग भी है। लेकिन अब क्या है, वर्क फ्रॉम होम में क्या है, लोगों के पास 24 घंटे काम कर रहे हैं। पहले ऑफिस में सिर्फ वो 8 घंटे काम करते थे, अब वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस देयर ऑन द सिस्टम ऑल द टाइम, उनका जो पोस्चर है वो या फोन देख रहे हैं या अपना सिस्टम देख रहे हैं। आप नीचे ऐसे झुक के देखते हो, आपका सर्वाइकल स्पाइन इसके लिए नहीं बना, वो बना है सीधा देखने के लिए। आपने उस पोस्चर को पिछले 50 या 20 साल में ऐसा कर दिया कि आप नीचे देखते रहते हो। एक्चुअली हमारी स्पाइन इसके लिए नहीं बनी। तो जब ऐसा होता है, आपका पोस्चर अच्छा नहीं होगा तो एक्चुअली ये पेन्स बढ़ेंगे। अब
जब आपको ये पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका प्रिवेंशन भी आपके हाथ में है कि जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको ना करें या कम करें, या अपने स्क्रीन्स को उस लेवल पे लेके आए जब आपका आई कांटेक्ट से बहुत नीचे ना हो। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का मतलब हर 15 मिनट में नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटे में 5 मिनट का एक ब्रेक लेके बाहर आ जाएं, थोड़ा दुनिया देख लें, थोड़ा बाहर विंडो के बाहर देख लें, थोड़ी धूप सेक लें 5 मिनट की, थोड़ी विटामिन डी मिलेगी, आपको मजा आएगा, एक्चुअली काम करने में स्फूर्ति आएगी। और ये जाना गया है कि ब्रेन भी हमारी गाड़ी की तरह है, अगर आप 6 घंटे चलाते हो गाड़ी को, उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक तो इंजन ठंडा हो जाता है। वैसे ब्रेन ऑल्सो नीड्स सम टाइम, some resting time. So when you move out, you're not just helping your body, but you're also getting your brain to relax. मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों चीजों के ऊपर इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं। Yes. स्मॉल ब्रेक्स हम ले, और अगर बहुत लंबे टाइम तक जो लोग चेयर पे बैठे रहते हैं तो उनको भी हर 1 घंटे में कम से कम आप 5 मिनट अपनी चेयर से उठ के वॉक जरूर कीजिए, जो भी लोग रेगुलर 8-9 घंटे की शिफ्ट करते हैं। तो आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनको घुटने में दर्द हुआ या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई या कोई भी प्रॉब्लम है, और उन्होंने तुरंत गए केमिस्ट के पास, गए कहीं पे गए और उन्होंने एक पेन किलर की गोली ली, और पेन किलर की गोली लेके उन्होंने अपना पूरा दिन जो है वो रेगुलर स्पेंड कर दिया। अब वो पेन किलर की छोटी सी गोली जो है वो सिर्फ पेन को आपको फील नहीं होने देगी। तो इसके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब से कि पेन किलर की गोली को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली नी के पेशेंट्स में या अन्य कोई भी दर्द के पेशेंट्स में, क्योंकि वो गोली जो है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, बॉडी में बहुत सारे जो है नुकसान देती है, लेकिन कई बार उसकी हो सकता है आपको आवश्यकता पड़े भी सही। तो जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, आपने बहुत एक वैलिड सवाल पूछा। पेन बेसिकली बीमारी नहीं है, पेन बीमारी का इंडिकेशन है। तो पेन से शरीर बोल रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। सो अगर पेन जो हमें तंग कर रहा है, हमारी जनरल टेंडेंसी पेन किलर्स लेने की है, तो उसको कर्टेल करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। 3-4 दिन की पेन किलर लेने से बहुत सारे पेशेंट मुझे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 1 दिन भी पेन किलर लूंगा तो किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर आपने पेन किलर ले लिया, उससे आपका पेन सेटल हो गया, तो कई बार पेन का साइकिल ब्रेक हो जाता है, और जब तक हफ्ते भर में पेन का साइकिल ब्रेक होता है तब तक शरीर अपने आप ही कुछ चीजें ठीक कर लेता है और आप आगे चलते हो। लेकिन अगर 2 से 3 दिन या 4-5 दिन के बाद भी पेन परसिस्टेंट है और दवाई बंद करते पेन वापस आ रहा है, तो एक्चुअली आपको अपने स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और उससे एक बार रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जब आपका प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया कि मान लो आपको घुटने में आर्थराइटिस छोटा मोटा आ गया, एक्सरे में आ गया, तो उस टाइम में हम यूजुअली पेशेंट्स को कुछ फॉर्मेंटेशन मोडालिटीज बोलते हैं, कुछ सिकाई करने की बातें करते हैं। अब सिकाई के बारे में बोलूंगा तो जब भी आपको एक्यूट यानी कि इमीडिएट पेन होता है, यानी कि आप कल ठीक थे और आज आपका पेन बढ़ गया, आप गिर गए, उससे सूजन आ गई, ऐसे केस में एक्चुअली हमेशा ठंडे से सेक करना चाहिए। ठंडे सेक करने से क्या होता है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, ठंडा उसको रिलैक्स कर देता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, वहां का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे कि एक्चुअली स्वेलिंग कम होती है और पेशेंट्स को पेन में रिलीफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही 15-20 दिन निकल जाते हैं और तब भी पेन परसिस्ट करता है, तो इसका मतलब बॉडी का इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इनफ नहीं है। ऐसे केस में हमें और इन्फ्लेमेशन लाना है जिससे कि एक्चुअली बॉडी हीलिंग प्रोसेस अच्छे से हो। इसके लिए हमें गर्म सेक करना है। तो जो रूल ऑफ थंब है वो ये है, कोई भी किसी को भी एक्यूट चोट हो जाए, एकदम से दर्द शुरू हो, तो उसको ठंडा करें। जब आपके सामने कोई बंदा बैठा होता है वो एकदम से गर्म हो जाता है, आप क्या करते हो, उसको ठंडा करते हो। लेकिन जब आदमी बहुत ठंडा रहता है, कुछ काम नहीं करता, उसको थोड़ा सा उकसाते हो, तो वैसे ही एक्चुअली गर्म पानी, पुरानी चोटों में एक्चुअली आप थोड़ा गर्म करेंगे, थोड़ा गर्म पट्टी बांध देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी। सभी पेशेंट्स को मेरे ख्याल बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पे हॉट फर्मेंटेशन करें, कहाँ पे कोल्ड फर्मेंटेशन करें। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली बताया। साथ साथ इन सभी चीजों में पंचकर्मा का भी आप यूज कर सकते हैं, पंचकर्म को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी थेरेपीज करते हैं। ऑयल से रिलेटेड थेरेपीज होती हैं जो पेन मैनेजमेंट में भी हेल्प करती हैं, साथ साथ रूट कॉज को रूल आउट करने में भी हेल्प करती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको रिप्लेसमेंट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो प्रॉपर पंचकर्म को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक जो कॉमन प्रश्न सभी बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि अभी तो हमारे को पता है कि घुटने में दर्द शुरू हो गया, शायद कट कट की आवाज शुरू नहीं हुई और शायद मेरे को सर्जरी से अभी बचना है, तो मैं अपने घुटने को क्या करके मेंटेन कर लूं
कि जिससे वो सर्जरी तक ना जाए या वो कट की आवाज तक ना जाए। आप जब भी घुटने के आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं तो जो आर्थराइटिस यानी कि जोड़ में जो खराबी आ गई उसको तो आप दोबारा, जिसको हम कहते हैं, रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। जब आप मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो खराब जोड़ में भी उसका फंक्शन, इंप्रूव्ड मसल स्ट्रेंथ की वजह से जॉइंट का फंक्शन बेटर हो जाता है। जब भी आर्थराइटिस डेवलप होता है यानी कि जोड़ में थोड़ी खराबी आ जाती है, उसको तो आप रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर ने जो ठीक होने की क्षमता दी है वो लिमिटेड है। लेकिन आर्थराइटिस के बावजूद आप जॉइंट फंक्शन को बढ़िया कर सकते हैं अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करके। और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से होती है, और हर जॉइंट के लिए एक स्पेशल सेट ऑफ एक्सरसाइज होता है। वो सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, हिप, नी, एंकल, हर मसल और हर बॉडी जॉइंट के लिए एक स्पेशल सेट ऑफ एक्सरसाइज है। उसको आप करेंगे तो एक्चुअली जॉइंट फंक्शन बेटर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आयुर्वेद में एक्चुअली, जैसे मैं पेन किलर्स तो पेशेंट्स को कई बार खाने से मना करता हूं कि लंबा मत खाओ, तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि टेम्पररी पेन किलर का एक काम कर सकता है विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स? एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, पंचकर्म जो है ना वो हमारे लिए एक रामबाण तरीका है पेन को मैनेज करने की। जहाँ पे पेशेंट का पेन भी मैनेज हो रहा है, जैसे उसको अगर नी की प्रॉब्लम है तो उसे जानुवस्ती दी जाती है, उसे अगर बैक पेन है तो उसे वहां पे सेम प्रकार की वस्ती दी जाती है, जहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल को डाला जाता है। उस ऑयल के अंदर जड़ी बूटियों के जो गुण होते हैं वो एब्जॉर्ब करके उसको प्रॉपरली डाला जाता है, और उसी से पेन भी मैनेज होता है और जो रिप्लेसमेंट की संभावना है वो भी काफी कम होती चली जाती है। ऐसे एक नहीं, काफी सैकड़ों हजारों की संख्या में पेशेंट है जिनको इस तरीके से रिलीफ मिला है, रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। पंचकर्म का उन्होंने सहारा लिया, नेचुरल चीजों का सहारा लिया, ऑर्गेनिक चीजों का सहारा लिया, और जो दवाइयां हैं, जो पेन किलर्स हैं, उनको वो बच के इस तरीके से अपने पेन को भी मैनेज करा और बीमारी को भी ठीक करा। अब अगर इंस्टेंट कुछ रिलीफ चाहिए तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी जो पेन किलर्स हैं, मेरे हिसाब से जितना अवॉइडेबल हो उसको हम अवॉइड करें। कुछ हम इस तरीके की चीजें करें। डॉक्टर साहब, पेन किलर जो होती है बेसिकली वो सिर्फ सप्रेस कर रही है पेन को, या हमें पेन फील होने नहीं दे रही? कुछ थोड़ा सा नहीं, जो हम ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो हम पेन किलर्स खाते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन, यानी कि शरीर में कुछ भी चीज अलग होती है तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ तत्व ऐसे आते हैं उस जगह पे जो कि बॉडी को हील करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो इन्फ्लेमेशन होता है उसका पेन हमें फील होता है। तो जो आप पेन किलर्स खाते हो वो सिर्फ पेन को सप्रेस नहीं करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो कुछ हद तक वो हीलिंग में हेल्प करते हैं। सो पेन किलर्स से लंबा खाने को मैं भी एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन जब आपको जरूरत है तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कुछ पेन किलर्स खाया जा सकता है और वो सेफ हैं जी। लेकिन ये बात आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। साथ में आयुर्वेद में एक महा औषध है जिसको हम गिलोय कहते हैं। गिलोय जो है वो जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। साथ साथ गुगलू का अगर इसके साथ सेवन किया जाए तो इन दोनों को मिला के अगर हम सेवन करते हैं तो ये पेन को भी रिड्यूस करता है, साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। एक और जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं आजकल, जिम जाते हैं मसल्स डेवलप करने के लिए, लेकिन कई बार इंजरी हो जाती है उनको किसी तरीके की। मैंने बहुत से वेट लिफ्टर्स को देखा है, उनके घुटने जो हैं वो नहीं काम कर रहे होते, तो इसके पीछे का क्या रीजन है और इसको कैसे बचाना चाहिए? सबसे पहली बात तो जिम भी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की तरह है आपकी बॉडी में, तो आप इसमें आज पैसा डाल के कल आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों को इंजरी होती है वो ऐसे लोग हैं जो अनसुपरवाइज्ड जिमिंग कर रहे हैं, या अनट्रेन्ड लोगों से सुपरविजन में कर रहे हैं, या वो बहुत एग्रेसिवली बहुत जल्दी रिजल्ट चाहने के चक्कर में बहुत कुछ कर रहे हैं। सो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू डू थिंग्स अंडर सुपरविजन, एंड आपका सुपरवाइजर, आपका जिम इंस्ट्रक्टर शुड बी एक्चुअली नोइंग द स्टफ। ही शुड बी अ प्रोफेशनल। एब्सोल्युटली यस। सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, जैसे आप दवाई केमिस्ट से लेके नहीं खा सकते,
आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, वैसे आपका जिमिंग इंस्ट्रक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो इंस्ट्रक्शंस के अंडर में और निर्देशों के अंडर में करेंगे तो एक्चुअली आपको इंजरीज होने का चांसेस कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने लोग हैं तो उनको होता है कि हम मसल्स बड़ी बड़ी बनाएं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो। तो उसके लिए ना बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में डब्बे खाते हैं प्रोटीन्स के, और कई बार वो डब्बे असली होते हैं, कई बार उनमें कुछ और भी चीज़ें मिली होती हैं जिससे एकदम से मसल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या बताना चाहेंगे सभी लोग जो सुन रहे हैं? इनफैक्ट हमने थ्रू आउट पॉडकास्ट हमने बात करी कि जो चीज़ मैन मेड है उससे हमें बचना है। तो मेरा सजेशन, जैसे आपने बोला, जो इंसान ने बनाई हुई चीज़ है उससे आप बचें। वो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत मज़ेदार रिजल्ट देगा, ठीक है, लेकिन आपको उसका कंटेंट वेरीफाइड नहीं है, आर्टिफिशियल है। और इनफैक्ट मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि दीज आर टाइम्स व्हेन एक्चुअली वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स, जैसे आयुर्वेद। पौष्टिक चीज़ें खाइए, ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, और पैक्ड पाउडर्स और इन सब में रेमेडी मत ढूंढिए। ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत गेन दे सकता है। पेशेंट्स को या लोगों को लगता है कि एक्चुअली कि बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कई बार इनमें स्टेरॉइड्स होता है, कई बार प्रोटीन, हाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से किडनीज क्लॉग हो जाती हैं, एंड बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बाहर नहीं आते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता। सो इसलिए प्लीज़, जैसे आपने खुद बोला, जो मैनमेड चीज़ें हैं उनको कॉशन के साथ लीजिए जी, क्योंकि इंसान जो है वो शैतान हो सकता है लेकिन भगवान शैतान नहीं हो सकता। और साथ में एक चीज़ और है, जो प्रोटीन के डब्बे खाते हैं मसल्स बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी डेवलप करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक भी होते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोटीन होता है, नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन नहीं होता। और बहुत सी बार उनमें स्टीरॉयड मिले होते हैं। स्टीरॉयड से अगर आपके प्रोटीन के डब्बे खाने से एकदम से मसल्स बन रही हैं तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, और तुरंत उसको आपको छोड़ना है, तुरंत आपको उसको अवॉइड करना है। हो सकता है उनमें स्टीरॉयड्स मिले। ऐसे काफ़ी एक अच्छी मात्रा की संख्या में पेशेंट्स हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, इस तरह के प्रोटीन के डब्बे स्टीरॉयड लेते हैं, और अल्टीमेटली उनकी किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाती है। इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ काफ़ी एक बड़ी संख्या के जो मरीज होते हैं जिनको बैक पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, इस तरह की समस्याएं रहती हैं, उनके लिए आप पोस्चर करेक्शन बताना चाहेंगे? हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ बैक एक्स, यानी कि सिंपल बैक एक, जिसमें कि आपका दर्द जो है सिर्फ कमर में है। मैं आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, अगर ये आपका कमर का दर्द पैरों में जा रहा है, यू शुड डेफिनेटली मीट अ स्पेशलिस्ट, यू शुड मीट अ डॉक्टर। लेकिन अगर आपको सिंपल बैक एक है जो पैरों में नहीं जा रहा, पैरों में कोई झंझराहट नहीं है, पैरों में कोई सुनपन नहीं है, इसका मतलब 99% आपके बैक का जो पेन है वो सिर्फ पुअर पॉस्चर की वजह से। और उस पॉस्चर को एक्चुअली फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने से, कमर की कुछ सिंपल एक्सरसाइज करने से, बैक सपोर्ट्स लेने से और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से अच्छा हो सकता है। सिंपल सी 5 मिनट की एक्सरसाइज है, स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। आप खुद गूगल में सर्च कर सकते हैं स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। इनको आप किसी भी वेबसाइट से, चैनल से देख के अपने आप सिंपल से घर में कर सकते हैं और आपके कमर के दर्द में काफ़ी फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट पेन किलर्स की बात पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोग हल्दी मिला के दूध पीते हैं, और इनफैक्ट मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि पेशेंट जिनको चोट वोट लगती है वो हल्दी मिला के दूध पीते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो हल्दी के तत्वों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि हल्दी कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आप देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जो योग का भी नियम है, आपकी बॉडी जितना इजीली जिस पोस्चर में बेंड हो रही है उसको उतना ही बेंड कीजिए स्टार्टिंग में, और ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए। एकदम से आप कहीं पे देख के अपनी बॉडी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जहां आपकी बॉडी आपको बताएगी कहां तक वो एक्सरसाइज कर पाए, सहज रूप से, इजी रूप से जितना आपकी बॉडी कर पाए वहां से एक्सरसाइज शुरू कीजिए। योग का भी बड़ा सिंपल नियम है। योग में और एक्सरसाइज में कॉमन सा फर्क है कि एक्सरसाइज में हम मसल्स पे ध्यान देते हैं जो बहुत जरूरी है, योग में हम मसल्स के साथ साथ ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं। दोनों चीजों का समन्वय होता है, सिनर्जी होती है योग। डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत से पेशेंट जो आते हैं वो
हल्दी वाला दूध जो है वो कॉमनली लेते हैं और उनको रिलीफ भी मिलता है, तो इसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। गोल्डन मिल्क के बहुत सारे गुण होते हैं। हल्दी जो है हमारे जो है काफ़ी लंबे समय से सभी घरों में यूज़ होती आ रही है। हम उसे सब्जी की फॉर्म में भी डालते हैं, हर जगह पे हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है। और इनफैक्ट अमेरिका ने जो हमारी नेटिव हल्दी है उसको पेटेंट कराने के लिए भी काफ़ी जोर लगाया, और अगर वो पेटेंट हो जाती तो शायद वो इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पाती। लेकिन हल्दी इतनी पावरफुल है कि आपकी बॉडी को नेचुरल एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करती है, और वो लंबे समय से हम यूज़ करते हैं। और जब दूध में हम उसे मिलाते हैं तो हमारे को नींद भी अच्छी आती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और हमारी पेन बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। गोल्डन मिल्क का प्रयोग डॉक्टर साहब ने बताया, और मेरे हिसाब से भी गोल्डन मिल्क जो है वो अमृत तुल्य है, अमृत समान है। जितने भी पेशेंट जो भी दर्द से पीड़ित हैं वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कोई पेशेंट आता है उसको कैल्शियम आप सजेस्ट करते हैं, तो कोई टाइम लिमिट होती है कि इतने समय तक कैल्शियम का प्रयोग करना है उसको? बेसिकली हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स को एक अवधि में देते हैं, फिर हम उनसे बोलते हैं कि एक छोटा सा ड्रग हॉलीडे लें और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करें। मे बी 3 मंथ्स के लिए हमने कैल्शियम दिया, उसके बाद फिर 1 महीने का या 2 महीने का छोटा सा ब्रेक ले लिया, और उसके बाद इंटरमिटेंटली आप कैल्शियम लेते रहें। बट देन यूजुअली पेशेंट्स 3 महीने 6 महीने कैल्शियम लेके यूजुअली छोड़ देते हैं। वी कांट पुट देम ऑन अ लाइफ लॉन्ग कैल्शियम। ये सब एक छोटा सा बर्स्ट में आपको कैल्शियम दे सकता है, बट अल्टीमेटली यू एंड आई हैव टू डिपेंड ऑन नेचुरल थिंग्स। यस, एब्सोल्युटली। तो नेचुरल चीज़ों में आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा जो है उसमें मैक्सिमम एल्केलॉइड जो है वो पाए जाते हैं। एक चाइनीज जिनसिंग जो है वो बड़ा पॉपुलर था, लेकिन जिनसिंग से ज़्यादा एल्केलॉइड्स अश्वगंधा में होते हैं, ज़्यादा पोटेंट अश्वगंधा है। तो जिनको भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की हो या फिर नर्व से रिलेटेड हो या बोन से रिलेटेड हो, तो अश्वगंधा जो है वो मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ आता है। यहाँ पे हम साइड बेनिफिट्स की भी बात करते हैं, जहाँ पे एक हर्ब जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होती है। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा जो है वो एक पोटेंट हर्ब है जो आप 3 से 6 महीने तक रेगुलर ले सकते हैं डॉक्टर की सुपरविजन के साथ। और साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपको दर्द हो रहे हैं, उन सब चीज़ों में भी राहत मिलेगी, और ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो भी पेन है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभ। तो आजकल डॉक्टर साहब काफ़ी केसेस शियाटिका के भी काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा साइटिका है क्या। अगर आपकी स्पाइन के अंदर जो नर्व्स निकल के पैरों में जा रही हैं उसमें अगर डिस्क प्रोलैप्स होने से कोई दबाव आता है तो उसका पूरा पेन आपके पैर में जाता है, ठीक है। इसको बेसिकली डिस्क प्रोलैप्स का एक कॉमन नाम है साइटिका। सो अगर आपके पैरों में झंझनाहट या सुनपन हो रहा है या दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये एक वार्निंग साइन है। इसमें आपको कुछ पोस्चरल चेंज और थेरेपी तो करनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पहले मिलना चाहिए। एक और चीज बताऊंगा, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मिसकंसेप्शन है कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट डॉक्टर के जाता है ऑपरेशन ही होगा, वैसे कई लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि उनको लगता है ये तो ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं अगेन फिर से बताना चाहूंगा, साइटिका में भी 95% पेशेंट्स को कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। उनको कुछ एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें पोस्चर करेक्शन इंपॉर्टेंट है उसकी जरूरत है। जैसे ही आपके पैरों जो डिस्क प्रोलैप्स का इलाज होगा कंजर्वेटिवली, तो वैसे ही नसों के ऊपर दबाव हट जाएगा और पेन में आराम आएगा। और अगर आपका पोस्चर स्लाउच रहता है, थोड़ा झुक के बैठते हो, तो एक्चुअली बैक सपोर्ट लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरा, एवरी 1 आवर, जैसे हम बहुत बार पहले बात कर चुके हैं, आपको छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, और विटामिन स्ट्रेस को भी रिलीज करना। एब्सोल्युटली यस। सो जब मन अच्छा होगा तो तन तो अपने आप अच्छा होगा। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको बेसिकली विटामिन डी का सेवन करने से और बैलेंस डाइट, एंड एक चीज और, हाइड्रेशन। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो हाइड्रेशन भूल जाते हैं। हम इतना बिजी होते हैं कि हम खाते तो बीच बीच में रहते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। तो हैविंग अ गुड हाइड्रेशन आल्सो कीप्स योर मसल्स एंड योर सॉफ्ट टिश्यूज इन गुड फ्लेक्सिबिलिटी। तो उससे भी पेशेंट्स को काफी अच्छा, पेशेंट्स नहीं, जनरल जनता को अच्छा लगता है। तो एक ऐसी हर्ब जो आयुर्वेद में बोन हेल्थ के लिए यूज होती है, उसके बारे में मैं सभी को बताना चाहूँगा, वो है शल्यकी। शल्यकी हर्ब जो है कैप्सूल की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में आप ले सकते हैं। ये हर्ब जो है जॉइंट
और बोन हेल्थ के लिए अमृत समान है। और इस हर्ब का लंबे समय तक बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज के द्वारा भी प्रूव हुआ है कि ये आपको रिजुविनेशन में, बोन रिजुविनेशन में, जॉइंट रिजुविनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डॉक्टर साहब, शियाटिका पेन का आपने बताया, शियाटिका पेन के साथ साथ आजकल एक ऑटो इम्यून डिजीज भी जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर हो जाए तो लाइफ स्पैन भी काफ़ी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी कहा जाता है। इसके बारे में किस तरीके से मैनेज करें इसको? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, तो क्या मैनेजमेंट आप बताना चाहेंगे जो घर बैठ के पेशेंट्स कर पाए, जिससे कुछ उनको हेल्प मिल पाए? देखिए, ऑटो इम्यून इसका मतलब ये है कि शरीर के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो शरीर के अपनी कोशिकाओं को बाहर का समझते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ऑटो इम्यून यानी कि आपकी अपनी इम्यूनिटी आपके खिलाफ काम कर रही है। तो इसमें एलोपैथी में तो कुछ मेडिसिन्स हैं जो एक्चुअली इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती हैं, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स ही लाती हैं। हैविंग सेड दैट, सी, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ये एक रूमेटोलॉजिस्ट का काम है। आज की डेट में इतनी शानदार मेडिसिन्स हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को काफ़ी कंट्रोल करती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स की अपने साइड इफ़ेक्ट्स और अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। ये आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन्स के अलावा जो आयुर्वेद है या जो पैरेलल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन्स हैं, दे आल्सो कैन सप्लीमेंट यू। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत सी बार पेशेंट स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे होते हैं और आयुर्वेद में आके देखा गया है कि उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है। और साथ साथ उसके अंदर मेडिसिन्स का जो हम यूज़ करते हैं लंबे समय में, तो उनको काफ़ी बारी उनके जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं बोन्स की, वो भी जो है वो रिलैप्स करती हैं। अगर प्रॉपरली डाइट, योग, मेडिसिन्स, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सब चीज़ें प्रॉपरली सिनर्जी में फॉलो करें तो आरए के पेशेंट्स में आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, गाउट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यूरिक एसिड को कैसे मैनेज करें? बेसिकली मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँ। मेरे कई पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर साहब, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या हम साथ में एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं? इनफैक्ट आई ऑलवेज से एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच बहुत बढ़िया रहता है। सो इसमें क्या है, मेरी तरफ से एज एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली पेशेंट से बोलता हूँ कि अगर आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ कोई होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो हमारे इन दवाइयों से शरीर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। सो अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर पेशेंट आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूं या ले रहा हूं, मैं एलोपैथी भी साथ में ले रहा हूं, तो क्या एलोपैथी लेने से आपकी मेडिसिन पे कोई प्रॉब्लम आती है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और ये हर पेशेंट के मन में सवाल होता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। जितने भी पेशेंट आते हैं वो एलोपैथिक ले रहे होते हैं, हमारे पास सेकेंडरी डायग्नोसिस में आते हैं, क्योंकि प्राइमरीली वो जनरली एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब उनको लगता है कि और रिलीफ चाहिए तब वो आयुर्वेद की तरफ। तो हम कभी भी पेशेंट को इमीडिएटली एलोपैथिक मेडिसिन बंद करने का सजेशन नहीं देते। इनफैक्ट उसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसे साथ साथ चलाते हैं और साथ में उसको चलाने में कोई मेजर इश्यूज नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर है, कई बार हम दोनों मेडिसिन के बीच में ड्यूरेशन गैप जरूर रखने के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। 20 मिनट 25 मिनट का गैप रख लीजिए दोनों मेडिसिन में, लेकिन आप दोनों मेडिसिन को साथ में ले सकते हैं। एक मरीज है डॉक्टर साहब, उसको किसी पैथी से कोई मतलब नहीं, उसको अपनी हेल्थ दोबारा से चाहिए, तो फॉर हिम हिज हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, उसको अपनी हेल्थ दोबारा से गेन करनी है, उसका प्राइमरी मोटिव ही है। फॉर हिम द पैथी कम सेकेंडरी। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है और आजकल गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि कहाँ पे किस तरीके से पैथीज जो है वो ज्यादा सक्सेसफुली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक इस डिस्कशन से जो एक चीज़ जो मैं अपने सभी देखने वालों को बोलना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू मिक्स सम पैथीज, एलोपैथी विद आयुर्वेद और होम्योपैथी, यू आर वेलकम, आप करिए, आप घबराएं मत।
लेकिन दोनों प्रैक्टिशनर से एक बार बात कर लें कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जिससे कि हम आपको और गाइड कर पाएंगे। ये एक मिसनोमर है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो आप कोई और पैरेलल मेडिसिन आप नहीं ले सकते, या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो तो आप एलोपैथी नहीं ले सकते। कुछ ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं, लेकिन अगर आप अपने स्पेशलिस्ट से पूछेंगे तो इसको बता देंगे, तो आपको 1 और 1 11 का फायदा होगा। आप दोनों का फायदा उठाइए बिना डरे, बिना साइड इफेक्ट्स के। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने कही कि दोनों का फायदा उठाइए, और दोनों में अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और दोनों को आप सिनर्जी में चला के बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जो गाउट के पेशेंट्स काफी आते हैं, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ होता है, तो कई बार वो किडनी से बढ़ता है, कई बार वो जो है यूरिक एसिड किसी डाइट से बढ़ता है, तो क्या उनके लिए आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यूरिक एसिड है क्या। जब भी आप प्रोटीन खाते हैं, शरीर प्रोटीन को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। यूजुअली यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू शरीर निकाल देता है और यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ लोगों में टेंडेंसी रहती है यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करने की। किडनी के पेशेंट्स में भी ऐसा होता है, बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाइपर यूरिसीमिक होते हैं, यानी कि उनके शरीर में यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी रहती है। तो जब ब्लड में एक लेवल से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जैसे हम पुरानी केमिस्ट्री में पढ़ते थे, आप चीनी को पानी में मिलाते रहोगे, एक लेवल तक तो चीनी घुलती रहेगी। जब एक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो चीनी और घुल नहीं सकती, तो फिर क्या होगा, चीनी एक्चुअली नीचे एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है तो एक्चुअली ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं रह सकता, वो जॉइंट में जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ऐसे केस में एक्यूट गाउट आता है। यूजुअली मेल्स में ज्यादा होता है, जेंटलमैन मेल्स में, मतलब आदमी पुरुषों में ज्यादा होता है। उसके अलावा पैर का अंगूठा, हाथ के छोटे जॉइंट या पैर के छोटे जॉइंट, इनमें पेन बढ़ता है। बड़े बड़े जॉइंट्स में यूजुअली पेन नहीं बढ़ता। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब एक्यूट गाउट होता है तो हम ब्लड यूरिक एसिड कराएंगे तो हाई आएगा। यूजुअली क्या होता है, जब आपका एक्यूट गाउट हुआ है उसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जितना भी यूरिक एसिड था शरीर का, वो किसी जॉइंट में प्रेसिपिटेट हो चुका है। तो ऐसे में जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कई बार यूरिक एसिड नॉर्मल आता है या लो आता है। तो मैं कई बार पेशेंट से देखता हूं, डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड तो लो है, तो मुझे एक्यूट गाउट कैसे हुआ? आपको एक्यूट गाउट इसलिए हुआ क्योंकि ब्लड में सर्कुलेटिंग जो भी यूरिक एसिड था उसमें काफी पोर्शन यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया। सो यूरिक एसिड लेवल और एक्यूट गाउट कई बार कोरिलेट नहीं करते। तो हम कोरिलेट करते हैं सिम्टम से। अगर छोटे जोड़ों में पेन हो रहा है और एक्यूटली आप कल रात को अच्छे से सोए, मॉर्निंग में पेन के साथ उठे, ये गाउट हो सकता है। और ये यूजुअली उन चीज़ों से होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन आता है। तो मैं देखता हूँ जो जिम गोअर्स हैं, जो ये पाउडर प्रोटीन्स लेते हैं, उन लोगों को ज़्यादा होता है। जो हाई प्रोटीन डाइट खाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है। अल्कोहल एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। जैसे आप अल्कोहल लेते हो तो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जो बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर डाइट रिस्ट्रिक्शन देखें और मैं स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट आपको दूं, फिर तो आप कुछ खा ही नहीं पाओगे। ठीक है जी, मन की संतुष्टि भी जरूरी है और तन की संतुष्टि भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दोनों संतुष्ट रखने जरूरी। तो मैं पेशेंट से बोलता हूं कि देखो, मोटी मोटी जो आपको अवॉइड करनी है, साबुत दालें अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है। साबुत दालें, धुली फालें फिर भी खा लो। अल्कोहल अवॉइड कर लिया आपने, और उसके अलावा आप बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स को आप कम करेंगे तो एक्यूट गाउट में आपको फायदा होगा जी। आयुर्वेद में क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिशियल कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि हम पेशेंट्स को दे सकते हैं? डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेद में गाउट का अच्छा ट्रीटमेंट है, जनरली थंब में देखा जाता है, गाउट के पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पे हम एक तो उसको, अगर प्रेसिपिटेटिंग है, किडनी के थ्रू है, तो उसको हम वहाँ से डायूरेटिक, नेचुरल डायूरेटिक के थ्रू, जिसमें पुनर्नवा है, गोखरू है, कासनी है, इन मेडिसिन के थ्रू निकालने का प्रयास करते हैं। और अगर वो उसके थ्रू नहीं है, किडनी के थ्रू नहीं है, तो उस केसेस में हम जो है कुछ तरीके के डाइटरी मॉडिफिकेशन से विदाउट मेडिसिन भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोटीन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसका सेवन कम करें। जितने भी हम आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैं उनका सेवन कम करें। इस तरीके के डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आहार विहार, दिनचर्या, परिचर्या, इन सब का अगर हम सिनर्जी में प्रयोग करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपसे दूर नहीं।
एक कदम आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बढ़ाएंगे तो आपका शरीर जो है वो सुखी रहेगा, आपका तन जिसके अंदर आपको रहना है, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव, तो आपका वो स्वस्थ रहेगा। हमारा तन जो है इसको हम डस्टबिन ना बनाए, हमने जो दिखा हमने खा लिया, उसको जो सामने आया उसे खा लिया। अगर हम जा रहे हैं रास्ते में, हमारे कोई रेस्टोरेंट दिखा अच्छा सा, चला आज यहाँ खाते हैं, ये करते हैं, चाहे हमें भूख हो ना हो, हम वहाँ जाके वो खाने लग जाते हैं। तो हमारे बॉडी को हम डस्टबिन ना बनाए, इसे मंदिर की तरह इसे स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत सी बार पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर साहब, और जब मीनोपॉजल टाइम होता है फीमेल्स में, तब उनके जॉइंट्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या सिनर्जी है और क्या प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का? जैसे ही मेनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और बोन डेंसिटी ओवर अ पीरियड टाइम कम होनी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहला काम तो लेडीज़ को एक्टिव रहना है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है बाय द टाइम यू आर रीचिंग योर लेट 40s एंड 50s। सो आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइजेस में इंडल्जेंट रहना है, आपके वेट को बढ़ने से रोकना है। कई पेशेंट्स को, कई लेडीज़ को थायराइड वगैरह डेवलप हो जाता है, उसका भी ध्यान रखना है। तो साल में एक एनुअल चेकअप करा के आप ये सब चीज़ों को रूल आउट कर सकते हैं कि थायराइड वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिक एसिड के इश्यूज़ तो नहीं है, ये सब रूल आउट हो सकता है। उसके अलावा आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके या एक अच्छे प्रैक्टिशनर से मिलके कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तीसरा, एंटी रिजॉर्प्टिव यानी कि एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन भी कुछ आती हैं। ये कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन नहीं है, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिससे कि एक्चुअली बोन रिजॉर्प्शन का रेट कम हो जाता है। इससे बेसिकली बोन जो आपकी डेंसिटी है उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। सो ये 3 काम करके आप अपनी बोन हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और अपनी ओल्ड एज में आप अच्छी बोन हेल्थ का फायदा उठा सकते हैं। जी। साथ साथ डॉक्टर साहब काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको फ्रैक्चर रहता है, और कई बार वो माइनर होता है, कई बार हेयरलाइन होता है, कई बार मेजर होता है। तो ऐसे केसेस में उसको जल्दी हील अप करने के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? हाँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, फ्रैक्चर्स को जोड़ना। ठीक है जी। और पेशेंट्स मुझसे आके 2 महीने बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब हड्डी जुड़ी नहीं है। तब मैं जो आपने सवाल पूछा वही मैं उनको बताता हूँ कि एक हड्डी के डॉक्टर का काम हड्डी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें कि हड्डी ठीक अलाइनमेंट में रहे। जुड़ना उसने खुद है, यानी कि शरीर की प्रक्रिया से जुड़ेगा। जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम हाथ पैर को टेढ़ा होने से बचा रहे हैं, जोड़ने का काम कुदरत और शरीर ने खुद करना है। इसमें एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा काम अच्छा होने के बाद भी कई बार हड्डी नहीं जुड़ती क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। और इनफैक्ट दिस इज वेयर जो आपकी पैरेलल मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे आयुर्वेद है, दिस कैन हेल्प जी। सो मेरे कई पेशेंट बोलते डॉक्टर साहब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करें हड्डी जुड़ने के लिए। मैंने कहा खूब ट्राई करो जी, और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं डॉक्टर साहब। और बहुत सी बार आज की डेट में एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं पेशेंट्स को कि आप जल्दी रिकवरी के लिए साइमल्टेनियसली आप आयुर्वेद में भी जा सकते हैं, पंचकर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे इंडिया में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, बेंगलोर में, लखनऊ में, पटना में हॉस्पिटल्स हैं और हमारे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आके आप पंचकर्म करा सकते हैं और डॉक्टर्स से आप एडवाइस भी ले सकते हैं उनसे। और साथ साथ अगर आपको डॉक्टर्स साइमन थॉमस से कंसल्ट करना हो तो आप मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में आके उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब लास्ट में मैं कुछ आपसे टिप्स जानना चाहूँगा जो आप सभी पेशेंट्स को देना चाहें जिससे वो अपनी बोन हेल्थ को हेल्दी रखें। अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, उसमें नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट, प्रिवेंटिव मेजर्स में लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल रखना जिसमें कि बैलेंस हो खेलकूद का भी, आराम का भी, अच्छे टाइम पे स्वस्थ तरीके से सोना, स्लीप हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस देखो कुछ हमारे जीवन का पार्ट है, हम जितना मर्जी बोलें स्ट्रेस कम करें वो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल रख के खेल कूद करके हम स्ट्रेसेस को भी कम कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि कुछ वार्निंग साइन शरीर दे रहा है तो प्लीज किसी लोकल केमिस्ट से या कहीं जाके दवाई लेने से बढ़िया आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट सेंटर में जाएं, एक स्पेशलिस्ट से मिलें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सभी दर्शकों को बताया। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर साहब के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला और सभी दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आप अपने बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से आप उनकी लॉन्जेविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। मैं भी आपके साथ जुड़ने के बाद बहुत कुछ आयुर्वेद के बारे में जान गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट्स भी एक्चुअली एलोपैथी के साथ साथ अब आयुर्वेद का फायदा उठा पाएंगे। जी, थैंक यू।